the acidic strength also increases. Acidic strength also increases. Atomic size बढ़ेगा तो acidic strength भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप के एलिमेंट लेना पड़ेंगे. क्या, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ना. तो मैं क्या कर रहा हूँ, HF, HCl, HBr, HI, ये मेरे पास 4 कंपाउंड है. HF, HCl, HBr और HI, इनको कंपेयर करना है. ऐसे आप पिछले ग्रुप नंबर 16 से कर सकते हैं. वाटर, H2O, H2S, H2SC, सल्फर के बाद आता है सिलेनियम, उसके बाद आता है ट्यूलिनियम, H2TE. तो कोई बताएगा, पहले तो पहले वाले सीक्वेंस में बताओ इसमें ना, HF, HCl और HBr, HBI में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? हाँ बच्चे, इन चारों में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? HI। HI की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम HBr की, उससे कम HCl की और उससे कम HF की. रीजन बीइंग, दोबारा से, यहाँ पे क्या साइज अफेक्ट कर रहा है. ये सिंपल हाइड्रोजन जो कि सभी के साथ है, लेकिन एटम का साइज, जो दूसरा एटम है उसका साइज एक केस में क्या इतना है, और दूसरे केस में क्या है, थोड़ा बड़ा है. अब सिंपल सी बात है, इसको जो बॉन्ड लेंथ होएगी वो बढ़ जाएगी. किस केस में? हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में. जब बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो उसको बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होएगा, इजी होएगा. तो HI टूटेगा तभी तो H पॉजिटिव मिलेगा. ये सुनो, तो इसीलिए इस तरीके से सिचुएशन है. छोटा एटम, फ्लोरीन इज स्मॉल एटम, ये फ्लोरीन का केस है ना. यहाँ पे अगर मैं बताऊं, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज आयोडीन. तो आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होएगी, इसीलिए H पॉजिटिव इजीली देगा. लेकिन H पॉजिटिव इजीली नहीं दे पाएगा. रीजन बिंग, इसका स्मॉल साइज है, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा. क्लियर, यस और नो? सेम चीज यहाँ पे भी है. H2TE will be more acidic than H2SC. इस तरीके से वाटर सबसे कम एसिडिक. यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये था आपका हाइड्राइड के बारे में टोटल डिस्कशन, कि किस तरीके से हाइड्राइड में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज या डिक्रीज करती है. एक बार दोबारा रिकैपिचुलेट कर दे रहा हूं आपके लिए. रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर Ka, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, एंड Kb इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस. नॉर्मली अगर हम बात करें हाइड्रोनियम आयन के कंपैरिजन में जो वीक एसिड होते हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन के कंपैरिजन में जो वीक बेस होते हैं, उनकी अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, आप क्या करो, सिंपली उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट का रेशियो निकाल लो, और आपके पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ आ जाएगी किसी भी पार्टिकुलर एसिड की इन कंपैरिजन टू अदर एसिड, और बेस की स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू अदर बेस. अब फिर मैंने फर्दर डिस्कशन करना चालू किया दैट फॉर इनऑर्गेनिक एसिड हाउ द रिलेटिव स्ट्रेंथ इज कंपेयर्ड. तो थ्योरेटिकली कैसे कंपेयर कर पाएंगे, सबसे पहले मैंने लिए हाइड्राइड. हाइड्राइड के अंदर अगर हम बात करें, मतलब सिंपल सी बात, ऐसे एसिड जहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, हाँ, तो HF, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर, अमोनिया और मीथेन का केस लिया, जहाँ पे आपने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है. तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ज्यादा एसिडिक होएगा. रीजन भी मैंने बता दिया. रीजन बिंग, फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पावर से खींच के रखेगा. हाइड्रोजन के पास एक ही पॉसिबिलिटी है, वो किस फॉर्म में जाए, H पॉजिटिव की फॉर्म में जाए. फिर इसी तरीके से हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया एटॉमिक साइज का, कि एटॉमिक साइज अगर बड़ा होता है तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है. इसके लिए मेरे को सेम ग्रुप के एलिमेंट लेने पड़े. कौन से? HF, HCl, HBr, HI, हेलोजन एसिड मैंने सारे के सारे लिए. तो नीचे की तरफ जब हम मूव करते हैं तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है. तो बड़ा साइज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के कम होने से क्या हो जाएगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा. H पॉजिटिव आयन आपको इजीली मिलेगा. H पॉजिटिव आयन मिलेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा, जितना ज्यादा मिलेगा तो. ओके, अगर यहाँ तक हो गया, दिस वाज अबाउट हाइड्राइड्स. नेक्स्ट जो हमारा है इसी में, दैट इज ऑक्सी एसिड्स. देयर विल बी कंपैरिजन ऑफ ऑक्सी एसिड्स. नाम से पता चल रहा होगा, जिनके अंदर क्या आएंगे, ऑक्सीजन एलिमेंट रहेगा, उनको बोल दिया ऑक्सी एसिड. नाउ in case of oxy acids of same type formed by different element, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स of same type
हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट हैं सेंटर में, लेकिन फॉर्मूला एक जैसा है। जैसे इसमें पहले बता देता हूँ ट्रेंड क्या रहता है। एसिडिक नेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब क्या, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। जैसे जैसे ऑक्सी एसिड के केस में जो सेंट्रल एटम है, क्लोरीन होएगा, ब्रोमीन होएगा, उसकी अगर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट कर देता हूँ। HOCl, HOI और HOBr, ये 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसने बोल दिया क्या, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होएगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होएगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होएगी, कम। तो आप देख लो, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू आयोडीन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले HOCl मोर देन HOVr इज मोर देन HOI। तो ये आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया ऑक्सी एसिड के केस में, जहां पे क्या आपके पास फॉर्मूला सभी का सेम है लेकिन एलिमेंट चेंज हो रहा है। एक और ऐसा ही एग्जांपल ले ले रहे हैं, दैट इज पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड का केस ले लेता हूं। तो पर क्लोरिक एसिड में क्या आएगा, HClO4, ब्रोमिक एसिड HBrO4, पर आयोडिक एसिड HiO4। ये 3 एसिड हमने ले लिए। अब यहाँ पे दोबारा वही चीज है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ब्रोमीन उससे कम आयोडीन। तो इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जब डिफरेंट एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट आने के साथ साथ क्या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर कर रही थी। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस हम लेंगे जहां पे एलिमेंट तो सेम होएगा लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होएगी। तो बी पार्ट इसमें मैं लिख दे रहा हूं इसको, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऑक्सी एसिड्स of same elements having different oxidation state. Different oxidation state, ऐसे एलिमेंट, सॉरी ऐसे एसिड जिनमें एलिमेंट तो सेम है लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले HOCl लिखा, ठीक है, ऐसे ही HClO2 होएगा, ऐसे ही HClO3 होएगा और ऐसे ही HClO4 होएगा। अब यहाँ पे अगर आप क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करें, 4 2 8 + 7 होएगी, 3 2 6 5 होएगी, 3 होएगी और यहाँ पे 1 होएगी। ठीक है, क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इन तीन चारों में क्या है, अलग अलग है। इसमें +1, इसमें +3, इसमें +5 और इसमें +7 है। तो अब यहाँ पे क्या ट्रेंड रहेगा, तो ट्रेंड को मैं किसी दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ। क्या, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, oxidation number increases, then acidic strength also increases। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो सिंपल है, अगर ऑर्डर लिखना है तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है जो कि ज्यादा है इन कंपैरिजन टू +5 +3 +1। तो इस तरीके से जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सिंपल सा ट्रेंड। इसका एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, सल्फर के जो एसिड्स हैं, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि ये दो एसिड है H2SO3 और एक है H2SO4, इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा, आंसर विल बी दिस,
क्योंकि आपको पता है इक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें तो फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं है ना। इस तरीके से नाइट्रस एसिड HNO2 और HNO3, इन दोनों में अगर हमने पता करना हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू नाइट्रस एसिड। यस, क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज, इसी में अगर हम मूव करें C point, that is strength of oxy acid increases from left to right across a period. Across a period, acidic strength of oxy acid increases. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मैं यहाँ पे सिंपल कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली इस तरीके से ले लेता हूँ, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन। तो अगर हम नाइट्रोजन फैमिली में बात करें, हमारे पास एक एसिड रहता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अगर ऐसे ही सिलिकॉन का कोई एसिड होए क्या, H4SiO4, और ऐसे ही आपके पास फॉस्फोरस के बाद आएगा सल्फर, H, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा ना, H2SO4, और इसी तरीके से अगर हमारे पास हेलोजन फैमिली से है HClO4। इन चारों में कंपैरिजन पूछ लिया जाए, है ना, अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो क्या आएगी, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड विल इंक्रीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सेम ही पीरियड के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरीके से, किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, सिंपल आंसर ये, समझ आ गया? ऐसे भी आपको पता है लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो क्या, हेलोजन की तरफ जब मूव कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी अपने आप से ही। लेकिन आपने नॉर्मली एक ट्रेंड याद रख लिया कि ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे। अगर ये भी हो गया, नेक्स्ट काम करें। नेक्स्ट इज सेम ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज आल्सो सेम, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी विद साइज ऑफ एटम। चेक करो जरा, ये पहले भी हो गया वैसे साइज से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो पहले मैं बता देता हूँ, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज फॉर्मूला सेम ही होएगा तकरीबन, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज आल्सो सेम। कॉन्फ़िगरेशन सेम मतलब क्या, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा एलिमेंट, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, है, कॉन्फ़िगरेशन सेम। सो increase in size, if there is increase in what size, there will be decrease in acidic strength. एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना, साइज इंक्रीज किया, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई। करें बात कैसे, यहाँ पे मेरे को सेम ग्रुप के एलिमेंट लेने हैं नंबर एक तो, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो नाइट्रोजन के केस में तो आपको पता है नाइट्रिक एसिड हमारे पास रहता है HNO3, लेकिन फॉस्फोरस के केस में HPO3 कंसीडर करते हैं। सो नाइट्रिक एसिड और इस तरीके से फॉस्फोरस का एक एसिड अगर हम कंसीडर करें, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा और कौन सा वीक एसिड होएगा, तो आपको पता चल गया, इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब क्या, इसका साइज फॉस्फोरस का ज्यादा होता है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होएगा, कम होएगा। तो ये सिंपल सा ट्रेंड। इसी तरीके से अगर फॉस्फोरस और आर्सेनिक का कंपेयर करना है, तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और इसी तरीके से अगर आर्सेनिक का एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। सेम हेलोजन के लिए हम देख सकते हैं HClO4, HbRO4, HiO4,
इन तीनों का अगर कंपैरिजन करना हो, नीचे की तरफ जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ऑक्सी एसिड्स के केस में। यस, यहाँ तक क्लियर है? हाँ बच्चे, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है इन टॉपिक्स में? जो कि इनऑर्गेनिक एसिड का यहीं तक था, इसके बाद मैं ऑर्गेनिक एसिड को कंपेयर करूंगा। अगर यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, मैं रिपीट करवा दूंगा। नो? सो नेक्स्ट इज रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू जैसा मिलेगा आपको। ऐसा बोलेंगे कि फुल फ्लेज बताना, वो आगे ऑर्गेनिक के अंदर ही मैं डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे सारा ऑर्थो मेटा पैरा इस तरीके से इफेक्ट जितने भी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो भी रहेंगे, रेजोनेंस, तब जाके उसको फिर क्लैरिफाई किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिलेगा कि किस तरीके से। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट अगर इसमें मैं मेंशन करूं, कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। एनी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं लेकिन अब, है ना, कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर if its conjugate base can stabilize through resonance, can stabilize through resonance। रेजोनेंस के थ्रू अगर जो कंजुगेट बेस है वो क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, तो उस केस में वो जो कंपाउंड है वो क्या होएगा, एसिडिक होएगा इन कंपैरिजन टू अदर कंपाउंड। जैसे मैं सिंपल यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ किसका, इथानॉल, अल्कोहल जो होता है C2H5OH या CH3CH2OH, इस तरीके से आप इसको लिख देते हैं। और दूसरी साइड अगर हम बात करें किसकी, फिनोल की, हाँ, सो यू नो फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथानॉल। कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो क्या, फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथानॉल। रीजन बीइंग, फिनोल जब डिसोसिएट करेगा तो हमारे पास जो आयन बनेगा दैट इज फिनॉक्साइड आयन, और इथानॉल जब डिकम्पोज करेगा तो बनेगा क्या, इथॉक्साइड आयन। दिस विल बी द आयन प्लस H पॉजिटिव। लेकिन इसके केस में क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन इज दिस वन। So this will be phenoxide ion. So phenoxide ion is a more stable. Why? Because of a resonance. Resonance stabilized it is. आप इसके केस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये लेस स्टेबल है। और अगर ये स्टेबल नहीं है तो कम बनेगा, कम बनेगा तो H पॉजिटिव आयन भी कम बनेगा। जो स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा तो H पॉजिटिव आयन भी ज्यादा बनेगा। समझ आ गया, यस और नो? फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, सो दैट्स व्हाई फिनॉक्साइड आयन ज्यादा बनेगा। फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो उसके साथ बनने वाला H पॉजिटिव आयन भी ज्यादा आएगा। दूसरी साइड इथानॉल से बनने वाला इथॉक्साइड आयन ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल होने की वजह से क्या, ये कम बनेगा, ये कम बनेगा तो H पॉजिटिव आयन भी क्या बनेगा, कम बनेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, फर्दर अगर क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, तो इक्विलिब्रियम में एक चीज जो डिसोसिएट करके बन रही है वो कम बनेगी, तो दूसरा भी अपने आप से। सेकंड पार्ट इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे हाइब्रिडेशन की, हाँ, तो मैं तीन कंपाउंड ले रहा हूँ। वन इज दिस इथाइन, दूसरा कंपाउंड ले रहा हूँ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तीसरा कंपाउंड ले रहा हूँ इथेन, CH3CH3। अगर आपको बोल दिया जाए कि कंपेयर करना है इन तीनों कंपाउंड को एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर, आप कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा ज्यादा एसिडिक और कौन सा कम एसिडिक? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हम देखेंगे इसमें क्या हाइब्रिडेशन। इस केस में क्या हाइब्रिडेशन है, sp हाइब्रिडेशन। यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp3। सो
अगर आप एस कैरेक्टर की बात करें तो इसके केस में कितना है, 50% एस कैरेक्टर। समझते हैं एस कैरेक्टर के नहीं? हाँ बच्चे, यस सर। यहाँ पे कितना होएगा, 33% और यहाँ पे 25%। ये सुनो, तो इस तरीके से एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में है, इसके केस में एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या, दिस कार्बन will be accommodating electron more in the orbital which is having the distance less from the nucleus, है ना। s ऑर्बिटल की जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से वो क्या होती है, कम होती है इन कंपेरिजन टू पी डी एफ, है ना, वो आपको पहले से पता है। तो अगर न्यूक्लियस से ज्यादा, सॉरी, न्यूक्लियस के नजदीक अगर कोई ऑर्बिटल है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सो वो जो एटम है दैट विल बी व्हाट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की तरफ उसकी क्या अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। अब इफ कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस केस, ये क्या करेगा, वो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है उसमें से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा, और इसीलिए ये क्या, ज्यादा एसिडिक, दूसरे वाला उससे कम, तीसरे वाला सबसे कम। समझ आ गया, नहीं आया तो दोबारा समझ लो। ये है मेरे पास क्या, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। हमने बोला ये जो कार्बन है इसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा है, एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब न्यूक्लियस के नजदीक है, न्यूक्लियस के नजदीक है इसका मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन है दे विल फील, सॉरी दिस एटम विल फील मोर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब अगर अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है तो इसका मतलब क्या, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज्यादा पावर से खींचेगा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब ज्यादा पावर से खींचेगा तो ये जो हाइड्रोजन है इसके पास एक ही टेंडेंसी रहेगी अब क्या करने की, निकल जाने की, किस फॉर्म में, एच पॉजिटिव की फॉर्म में। तो अगर इस तरीके से ये जो कंपाउंड है हाइड्रोजन एच पॉजिटिव की फॉर्म में छोड़ेगा तो क्या, एसिड बन गया। दूसरे के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक एस कैरेक्टर थोड़ा कम हो गया, एस कैरेक्टर कम हो गया, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई तो फिर क्या, हाइड्रोजन के पास टेंडेंसी है क्या, कि वो चाहे तो एच पॉजिटिव की फॉर्म में जाए या ना जाए, बिकॉज द कार्बन नाउ इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इन दिस केस। This is more electronegative. Another one is this carbon is less electronegative. रीजन नीचे दे रहा हूं मैं एस करेक्टर ना, और ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ई एन लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, फर्दर अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ इनऑर्गेनिक बेसिस, नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज अबाउट बेस, बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं। पहले हमने अभी तक सारा का सारा एसिड का किया, और इसमें भी फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज इनऑर्गेनिक बेस। इनऑर्गेनिक बेस के अंदर क्या है, सबसे पहला जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं दैट बेसिसिटी डिक्रीजेस with increase in electronegativity, basicity decreases with increasing electronegativity or with increase in electronegativity, en लिख रहा हूं electronegativity के लिए। सो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती चली जाएगी जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हमने पहले ही डिस्कस किया इसको, एक ले लो अमोनिया, एक ले लो वाटर, और एक ले लो HF। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, अमोनिया इज मोर बेसिक देन वाटर, वाटर इज मोर बेसिक देन हाइड्रोजन फ्लोराइड, बिकॉज हाइड्रोजन फ्लोराइड HF इज एसिड। यस, क्लियर हो गया। अपोजिट ट्रेंड है, वहां पे हम क्या बात कर रहे थे,
एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ लिख दिया बस। सेकंड, दूसरा अगर हम बात करें साइज ऑफ आयन के बारे में बात करेंगे, है ना। साइज ऑफ आयन, इफ द लार्जर इज द साइज ऑफ आयन होल्डिंग द unshared electron, unshared pair of electron, जितना बड़ा साइज होएगा किसका, एटम का या आयन का, जिसके पास क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेसर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से आपको पता है व्हाट आर दीज बेस, लीविस बेस। हाँ बच्चे, व्हाट आर लीविस बेस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे यहाँ पे सिंपली आप देखो, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन, इन चारों में अगर कंपेयर करना हो, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होएगा और सबसे कम बेस कौन सा होएगा, वीक बेस कौन सा होएगा। तो सिंपल सी चीज है, आयोडाइड का साइज क्या है, बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पूरे एरिया के अंदर, पूरे रीजन के अंदर क्या हो रखे होंगे, डिस्पर्स हो रखे होंगे, डोनेट करने के लिए पॉसिबिलिटी ही नहीं है, पता नहीं चल रहा कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, है ना। आप ये समझो कि आपकी कमरे में या आपकी पूरे मकान के अंदर क्या है, पैसे हर जगह पे फैले हुए हैं, है ना। हर जगह पे फैले हुए मतलब क्या, कोई किसी उसमें पड़े हुए हैं, ड्रॉर में पड़े हैं, कोई किसी ड्रॉर में पड़े हैं, डोनेट करने की बारी आपको पैसे ही नहीं मिल रहे हैं कि कहाँ से डोनेट करें। लेकिन एक केस क्या, आपने एक स्पेसिफिक अलमीरा रखी है जिसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं, तो आप एकदम से जाएंगे और डोनेट कर देंगे। सेम चीज यहाँ पे है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटा साइज होने की वजह से क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या हो जाएगी, एकदम से पॉसिबल है। रीजन बीइंग क्या, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं फैले नहीं है, सिंगल एक जगह के ऊपर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मैं ये बोलूँगा इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी फ्लोरीन के केस में ज्यादा है। क्लोरीन के केस में डिस्पर्स हो गया चार्ज, ब्रोमीन के केस में और ज्यादा, और आयोडीन के केस में तो और भी ज्यादा। सेम चीज अगर मैं बात करूं ऑक्साइड आयन और सल्फाइड आयन की, तो इसमें ज्यादा बेसिक कौन होएगा, ऑक्साइड आयन विल बी मोर बेसिक, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होएगी, ज्यादा होएगी। तो जितना ज्यादा बड़ा साइज होएगा उतना इलेक्ट्रॉन्स को, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी। ओके, और इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ अपने आप से क्या कर जाएगी, कम होती चली जाएगी। समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डोनेट कहाँ से करेगा। यहाँ पे लिविस बेस की हम बात करे जा रहे हैं। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट के मूव पे मूव करें बच्चे, यस और नो। Yes, sir. Okay. Next point is about the presence of negative charge. Presence of negative charge and positive charge. अब आप सिंपली सोचो कि एक जो आपके पास आयन है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कौन सा, हाइड्रोक्सिल आयन। और एक दूसरा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा, हाइड्रोनियम आयन। मेरे को बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होएगा, वैसे पता है ये नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। और हाइड्रोनियम आयन के कंपैरिजन में वाटर विल बी व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन के कंपैरिजन में वाटर विल बी वीक बेस। समझ आ गया। तो देख लो, नेगेटिव चार्ज अगर है तो वो क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होएगा, वीक बेस होएगा। तो प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस द बेसिसिटी। तो दिस इज द सिंपल ट्रेंड, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम मूव करें, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें, तो उसमें बेसिक नेचर विल इंक्रीज विद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, है ना। लेट अस कंसीडर एग्जांपल, मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड,
इसमें कैसे कंपैरिजन रहेगा वो चेक कर लेते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी वैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो मैं सारी मेटल्स को लिख देता हूँ। लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये तो आ गया आपका केस किसका, अल्कली मेटल्स का। अल्कलाइन अर्थ में क्या आएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर इसमें क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है, तो हमने बोल दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नीचे की तरफ को जब हम मूव करते हैं किसी ग्रुप में तो वो इंक्रीज करता है, तो सिंपल सी बात है, ये होएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सेम यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होएगा, नीचे की तरफ को इंक्रीज करेगा। यस, क्लियर है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होएगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड होएगा, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट नोन बेस। लिख दें यहाँ पे, स्ट्रॉन्गेस्ट known base is what, cesium hydroxide। क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं हाइड्राइड की। जैसे अमोनिया हो गया, फॉस्फीन हो गया, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में अगर हम बात करें। ओके, सो ये अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबिन एंड बिस्मिथिन BaS3। इन सभी कंपाउंड में अगर मेरे को बताना हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होएगा, कौन सा वीक बेस होएगा, कैसे बता पाएंगे, अदरवाइज तो आपको स्ट्रक्चर पता ही है क्या आएगा, ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर ना। तो पिरामिडल स्ट्रक्चर अगर है इन सभी का सेम ग्रुप में क्योंकि है, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होएगा, कौन सा वीक बेस होएगा। तो दोबारा वही ट्रेंड हम यूज करेंगे क्या, एबिलिटी टू डोनेट द लोन पेयर डिक्रीजेस। लिख दें यहाँ पे, एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर डिक्रीजेस विद साइज। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। वही केस आ गया दोबारा से लेमन लैंग्वेज में अगर समझना है कि पूरे कमरे में, पूरे मकान के अंदर क्या है, पैसे फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, एक ड्रॉर में है ना, सिंगल ड्रॉर में एकदम से निकालो और दे दो, तो यहाँ पे डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा, यहाँ पे कम और कम और कम, और इस तरीके से कम होती जा रही है। यस, क्लियर है बच्चे। यस सर। ओके, अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड, सॉरी ऑर्गेनिक बेस नॉट एसिड, ऑर्गेनिक। यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया दिस वाज अबाउट इनऑर्गेनिक बेस। नाउ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस। ऑर्गेनिक बेस के केस में इस बेसिक स्ट्रेंथ किस तरीके से वेरी करेगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, हाइयर द अमीन्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, हाइयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी किसके ऊपर, ऑन नाइट्रोजन, मोर इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। लेकिन यहाँ पे मैं अब एग्जांपल नहीं दे सकता, रीजन बिंग अकेला ये फैक्टर नहीं है जो कि डिसाइड करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को। मोर इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, आपको पता रहेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन हमारे पास होते हैं, तो उसी के बारे में ये थोड़ा सा बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे सिंगल एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होएगी उतना ही क्या होएगा,
मोर बेसिक होएगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे रहा है कि सेकेंडरी विल बी मोर बेसिक देन प्राइमरी और टर्सरी विल बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी, इस तरीके से होएगा। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, इसको समझना चाहेंगे बच्चे पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करा दूं थोड़ा सा। यस सर। ओके, तो अमीन्स पहले मेरे को कवर करना पड़ेगा। अमीन मतलब क्या, अमोनिया डेरिवेटिव। हाँ, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 ना। सो दिस इज नाइट्रोजन, इसके साथ क्या, 3 हाइड्रोजन, लेकिन इनमें से अगर एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे क्या लग जाए, अल्काइल ग्रुप लग जाए, तो उसको क्या बोल देंगे, अमीन। लेकिन कौन सा अमीन, दिस इज प्राइमरी अमीन। हाँ, दूसरी साइड ये जो नाइट्रोजन है, इसके साथ अगर दो साइड क्या लग जाए, अल्काइल ग्रुप, कौन सा लगाया मैंने, मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेकेंडरी अमीन। और इसी तरीके से टर्सरी अमीन कैसे आएगा, नाइट्रोजन इसके साथ तीनों साइड क्या लग जाए, मिथाइल ग्रुप लग जाए या अल्काइल ग्रुप लग जाए, तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी अमीन। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में, यहाँ पे ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको, दूसरे एटम को। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट केवल एक ग्रुप कर रहा है। यहाँ पे कितने ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, 2 ग्रुप होंगे। यहाँ पे 3 ग्रुप होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये। हाँ, तो जिसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में सबसे ज्यादा, इसमें उससे कम, और प्राइमरी में सबसे कम। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक किसके होने के चांसेस है, टर्सरी के होने के चांसेस है। क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। टॉपिक क्लियर है ना। चलो, यही था मेरा थोड़ा सा इसका आइडिया, मैंने आपको देना था कि इस तरीके से बोल रहा है। अदरवाइज इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें और भी कंसेप्ट लेने पड़ेंगे जो कि इसमें डिपेंडेंस शो करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया या फिर स्टेबिलिटी हो गया, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब ये नाइट्रोजन कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपाउंड एंड इट्स अ बेसिक नेचर, तो क्या इसके केस में भी कंजुगेट एसिड जो इसका बनेगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ कंजुगेट एसिड ऑफ अ कंपाउंड, if a conjugate acid of compound is stabilized by resonance, then it will be what, basic. It will be more basic comparatively, किसी दूसरे के कंपैरिजन में क्या होएगा, ज्यादा बेसिक होएगा अगर इसका कंजुगेट एसिड क्या है, स्टेबल हो जाता है, किससे, रेजोनेंस से। अब यहाँ पे बात करते हैं, ग्वानिडिन की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक बेस ग्वानिडिन। सो ग्वानिडिन के केस में ये हमारे पास NH2, so this is strong as compared to मेटल हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस है विच इज NH3 पॉजिटिव, सॉरी NH2 डबल बॉन्ड NH, है ना। अब सॉरी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसका ये जो है, दिस इज कंजुगेट एसिड, conjugate acid. This conjugate acid is stabilized through resonance, stable due to resonance. तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अगर क्या है, कंजुगेट एसिड है किसी कंपाउंड का, तो वो क्या होएगा, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बेस। समझ आ गया। सो इट इज स्ट्रॉन्ग
बेस और स्ट्रॉन्ग अल्कली मैं टर्म यूज कर सकता हूँ यहाँ पे एज मेटल हाइड्रोक्साइड बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंजुगेट एसिड ऑफ इट। यहाँ तक आपका था ये अबाउट दिस रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। मेरे ख्याल में कुछ टॉपिक्स आपको कवर हो गए होंगे, बाकी जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड होंगे वो हम ऑर्गेनिक के अंदर दोबारा से कवर करेंगे। और इवन अलग अलग चैप्टर में जैसे अगर हम पी ब्लॉक कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी जितने भी कंपाउंड आएंगे वहाँ की बेसिक उसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ ये दोबारा से कवर होएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको ओवरव्यू जैसा यहाँ से मिल जाना चाहिए। यस, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन एंड सॉल्ट। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन एंड सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में तो आपको पता रहेगा ना, क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को और बेस एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस react with what? Hydrochloric acid which is acid to give what? Sodium chloride NaCl which is salt and water। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ऐसे कोई भी बेस हो सकता है और कोई भी एसिड हो सकता है जो कि आपस में रिएक्ट करें, क्या बन जाए? सॉल्ट और वाटर। क्लियर है? अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है? एच पॉजिटिव आयन जो कि HCl से मिल रहे हैं और OH नेगेटिव आयन ये आपस में इंटरेक्ट करके सभी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर मोस्टली यही रिएक्शन हो रहा होगा क्या? H positive ion from acid react with OH negative ion of base and give us what? Water। ओके, सो ये है। अब ये जो सॉल्ट है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सॉल्ट है क्या? दे आर कंपाउंड मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव पार्ट कम फ्रॉम बेस, देयरफॉर इट इज नोन एज बेसिक रेडिकल। जैसे मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सोडियम क्लोराइड में एक पार्ट है जो कि कहाँ से आ रहा है? बेस में से आ रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? बेसिक रेडिकल। सोडियम इज नोन एज व्हाट? सोडियम आयन, बेसिक रेडिकल। इन द सेम मैनर क्लोराइड आयन कमिंग फ्रॉम बट एसिड, तो इसको क्या बोल देंगे? एसिडिक रेडिकल। समझ आ गया? यस और नो? रेडिकल का मतलब होता है पार्ट, कहां से आ रहा है उसके बेसिस के ऊपर उसको नाम दे दिया एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। सोडियम कहां से आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है तो इसीलिए इसको बेसिक रेडिकल। क्लोराइड आयन कहां से आया? एसिड में से, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? एसिडिक रेडिकल्स। यस, क्लियर है? what are these salts are ionic compounds। ओके, और इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है? तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की टाइप कौन कौन सी है? सबसे पहला सॉल्ट है, 10th क्लास में भी आपके रहता है, अगर आपने NTSC के लिए ट्राई किया होता तो शायद आपको ये टॉपिक पहले से ही क्लियर होते। पीएच सॉल्ट, ये बफर सॉल्यूशन है ना, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। क्या आएगा? टाइप्स ऑफ सॉल्ट में एक आएंगे सिंपल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट जिसको बोल देते हैं। सेकंड will be acidic salt। Third will be basic salt। Double salt, complex salt and mixed salt। Complex salt and mixed salt। So these are types of salts। कौन कौन से बोला? एसिडिक, बेसिक, डबल, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड सॉल्ट। एक एक करके कर लें इनको। सबसे पहला नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट या सिंपल सॉल्ट जिसको मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल सॉल्ट में क्या रहेगा? एक रहेगा आपके पास पॉजिटिव आयन और एक रहेगा नेगेटिव आयन। नॉर्मली क्या हुआ?
कि एसिड में से H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करके किसी मेटल ने जगह ले ली होगी, तो उसकी वजह से जो सॉल्ट बन गया होगा उसको बोल देंगे नॉर्मल सॉल्ट। सिंपली क्या बोला, द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोटॉन। तो फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ ऑल प्रोटॉन्स और ऑल पॉसिबल प्रोटॉन, जितने भी पॉसिबल प्रोटॉन्स हैं किसी एसिड के अंदर, उनको अगर रिप्लेस कर दिया किससे, मेटल आयन से, तो उसको क्या बोल देंगे, नॉर्मल सॉल्ट। अब हम बोल देंगे एग्जांपल आपके पास बहुत सारे हैं। NaCl, कोई हाइड्रोजन इसमें नहीं है। Na2SO4, NaNO3, K2SO4, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉर्मल सॉल्ट है, जिसमें क्या कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको नॉर्मल सॉल्ट बोल दिया, है ना। फर्दर, एसिडिक सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। मतलब क्या, सिंपल सी बात ये कि इसमें कोई ना कोई हाइड्रोजन रह गया होगा, है ना। एक से ज्यादा हाइड्रोजन किसी एसिड के अंदर हो तो उसको बोलते हैं पॉलीबेसिक एसिड। एग्जाम्पल आप ले लो एकदम से तो आपको समझ आ जाएगा, जैसे बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसमें हाइड्रोजन रह गया है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, एसिडिक सॉल्ट बोल दिया। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड में से एक हाइड्रोजन को तो रिप्लेस कर दिया सोडियम ने, लेकिन एक रह गया, तो इसको क्या बोल दिया, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे इसको। रीजन बिंग इसके अंदर हाइड्रोजन है, जिसको अभी भी आप रिमूव कर सकते हैं, किस फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में। सो नेक्स्ट, बेसिक सॉल्ट, दीज आर द सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट अगेन न्यूट्रलाइजेशन। इसमें भी क्या है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, लेकिन किसकी, बेस की। अगर बेस पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, कौन सा बेस, पॉली एसिडिक, जिसकी एसिडिक एसिडिटी क्या है, ज्यादा है एक से, है ना, तो उसको क्या बोल देंगे, बेसिक सॉल्ट बोल देंगे, है ना। उनके अंदर अभी भी क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस होता है ना, तो इसमें, एक सेकेंड, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस की जगह पे क्या आ जाएगा, ZnOH, एक तो वैसे का वैसे रह गया और एक रिप्लेस हो गया किससे, क्लोरीन से, तो दिस इज व्हाट, बेसिक सॉल्ट। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या कर लो, एक हाइड्रोक्सिल आयन को वैसे का वैसे रहने दो और एक को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो। फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस होना था, दो को रख लो, एक को रिमूव कर दो, उसकी जगह क्लोरीन लगा दो, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, बेसिक सॉल्ट। बट आर डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट सिंपली किससे बनते हैं, मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट एंड देयर क्रिस्टलाइजेशन। जैसे मैं सिंपली पोटाश एलम की बात करूं, पोटास एलम, पोटास एलम कैसे बनता है, फॉर्मूला पहले बता दें इसका, नीचे कर देता हूँ ना, यहाँ पे ज्यादा ही ओवरलैपिंग होना चालू हो गया। डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट रह गया हमारा। सो फर्स्ट इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। मैं पोटासियम की बात कर रहा हूँ, पोटासियम जिसको आप क्या बोलते हैं, फटकरी बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में। सो दिस इज K2SO4, Al2SO4 thrice, 24H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है पोटासियम का। ऐसे ही मोहर सॉल्ट भी होता है, वो भी क्या है, डबल सॉल्ट है। लेकिन डबल सॉल्ट कैसे पता चला कि डबल सॉल्ट है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो पार्ट आपको दिख रहे होंगे, क्या, एक पोटाशियम सल्फेट वाला पार्ट और एक एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये वो दो सॉल्ट हैं जिनके सॉल्यूशन को मिक्स करके, हीट करके हमने क्या कर दिया, क्रिस्टलाइजेशन करके इस सॉल्ट को बना रखा है ना। एक है पोटाशियम सल्फेट और एक है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, सिंपली डबल सॉल्ट। एडिशन ऑफ कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड formed by combination of these two simple salts, they are known as what, they are known as double salt। ओके, इसी तरीके से हमारे पास आएगा complex salt। नेक्स्ट विल बी complex salt।
तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास रहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर जो आप सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं, है ना। जहाँ पे क्या बॉन्डिंग को आप इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसलिए कॉम्प्लेक्स टर्म हम यूज कर लेते हैं इजीली। तो जैसे ये है पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6, दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्योंकि इसमें आप अगर देखें तो वैसे नहीं है कि सिंगल एक कैटायन है और एक एनायन है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोल दिया। समझ आ गया। दीज आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट और मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड दीज आर आल्सो स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ कंपाउंड, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैं टर्म यूज कर रहा हूँ बार बार, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो टॉपिक है उसके अंदर जितने भी आप सॉल्ट पढ़ेंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फोर्थ, मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं दूं तो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है। तो सॉल्ट विच फर्निश मोर देन वन कैटायन और मोर देन वन एनायन, ये क्या करेगा, जब पानी में इसको डिसॉल्व करेंगे, इट फर्निश मोर देन वन कैटायन और एनायन। एक से ज्यादा कैटायन और एनायन अगर कोई सॉल्ट पानी में डिसॉल्व करने के बाद दे रहा है तो उसको बोल देंगे क्या, मिक्स्ड सॉल्ट। क्लियर है। तो ये थी टाइप्स ऑफ सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन। यहीं तक करेंगे आज। बाकी कल के लिए जो हमारा टॉपिक है दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और पीएच स्केल। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, अगर कहीं पे मैंने जल्दी करवा दिया हो या कोई और प्रॉब्लम है तो। हाँ बच्चे। सर फर्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ाया था आपने? आप लेट आए थे क्या? यस सर। सर ओके, रिकॉर्डिंग में। हाँ रिकॉर्डिंग तो है वैसे, लेकिन तो फिर भी लेट। मैं एक बार मैं रिकैपिचुलेट कर देता हूँ थोड़ा सा। स्टार्टिंग वाला आप बोल रहे हैं ना। आज हमने स्टार्ट ही एसिड बेस टेंस से किया हुआ है वैसे। ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, है ना। ठीक है। जो भी वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोनियम आयन के कंपैरिजन में जो वीक एसिड होंगे, और हाइड्रोक्सिल आयन के कंपैरिजन में जो वीक बेस होंगे। मैंने दोनों जगह एसिड लिख दिया शायद, है ना, इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बेस होएगा बच्चे ना। ठीक है। जो वीक एसिड होएगा किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोनियम आयन के कंपैरिजन में, और वीक बेस होएगा हाइड्रोक्सिल आयन के कंपैरिजन में। उसको उसकी अगर स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो तो सिंपल सा तरीका है, क्या कर दो, उनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको डिवाइड कर दो और उसका अंडर रूट निकाल दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंपैरेटिव एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का आपको पता चल जाएगा किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है किसकी कम है। समझ आ गया, यस और नो। ये पहली स्लाइड थी। उसके बाद अगर हम बात करें सर इनऑर्गेनिक एसिड। हाँ जी, यस सर, इसको इसको पढ़ा था हमने। इसको कर लिया था ना। चलो ठीक है, फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अगर फिर ओके। भी प्रॉब्लम रहेगा आप रिपीट करवा सकते हैं ना, आपको कोई टॉपिक में रहेगा तो। ओके ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।